कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए बस। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जी हां, ये हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अभी आपने सुना किस तरीके से कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर, हनुमान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली को बंद करने की, ताले में बंद करने का निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कल के कार्यक्रम में भी कि किस तरीके से जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है बीजेपी की, यानी खुद बीजेपी के नेता ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के वहाँ चुनावी कैंपेन करने से उन्हें ये उम्मीद है कि कोई करिश्मा हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। इसलिए एक हफ्ते का उनका जो पूरा कार्यक्रम है चुनाव से ठीक पहले वो रखा गया है। स्टार प्रचारक हैं, इस बात से भी किसी को इनकार नहीं है कि वो काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और जहाँ भी पार्टी काडर को थोड़ा ऊर्जावान करने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें एनर्जी लाने की ज़रूरत पड़ती है, नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल होता है और अक्सर वो उनका असर देखने को भी मिलता है। लेकिन आइए पहले पूरा बयान सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं हनुमान की भूमि को, हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने आया हूं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य ये है देश का कि देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरह से ताले में बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले श्री राम से तकलीफ होती थी और अब बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अमित शाह साहब फरमा रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, कि वो इस तरह की बात कर रही है। अब तीसरी बात देखिए, संबित पात्रा वो ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर अब बजरंग बली की जय जो बोलेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सीधे तौर पर यह हमला हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया चुनाव का, तमाम तरह की जो चीज़ें, जो वादे इरादे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं वो भाषा भी आपको सुनाऊंगी कि क्या कहा कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए, लेकिन सीधी सीधी बात उन्होंने ये कही कि PFI और साथ ही बजरंग दल, ये दोनों ऐसे संस्थान हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको बैन भी किया जाएगा। ये भाषा देखिए आप। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस स्प्रेडिंग hatred against amongst communities on grounds of caste और religion। कांग्रेस पार्टी समर्पित है इस बात के लिए कि जो भी संस्थान या लोग फैला रहे हैं नफरत अलग अलग संप्रदायों के बीच में जाति और धर्म के आधार पर, उनके खिलाफ निर्णायक
एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी। वी बिलीव दैट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज sacrosanct and cannot be violated by individuals and organizations like Bajrang Dal, PFI or others promoting enmity or hatred, whether among majority or minority communities. We will take decisive action as per law, including imposing a ban ऑन एनी सच ऑर्गेनाइजेशन। साफ तौर पर कह रही है कांग्रेस पार्टी, उनका ये मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि हम ये समझते हैं कि कानून और संविधान पवित्र चीज़ें हैं और किसी को भी इसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी भी व्यक्ति को या संस्थान को नहीं दी जाएगी, चाहे वो बजरंग दल हो या PFI हो, जो आपस में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कानून के हिसाब से एक्शन लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो बैन भी करेंगे। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये पूरी बात, ये पूरा मैंने आपको जो पैरा पढ़ के सुनाया, इसमें परेशानी कहाँ है? इसमें क्या ऐसी बात है जो देश का कानून तोड़ रही है? ऐसी क्या बात है जो संविधान को चैलेंज कर रही है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो पार्टी जो संविधान के तहत जिसको काम करना है वो ये कह रही है कि वो कानून का पालन करेगी और संविधान का पालन करेगी, लेकिन इसी बात को लेकर सर पर तूफान उठा लिया है कि कैसे कर्नाटका में खासकर जो बजरंग बली की धरती मानी जाती है उस जगह पर कैसे कांग्रेस पार्टी बैन कर सकती है। आप एक तरफ देखिए भाजपा की जो पूरी राजनीति, जिसने चुनाव से ठीक पहले जो 4% का आरक्षण मुस्लिम समुदाय को मिला हुआ था कर्नाटक में, उसको समाप्त कर दिया और उसके बाद उनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, NRC करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि PFI और बजरंग दल को बैन करेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। आप पूरा एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट देखिए, दो अलग अलग भारत के विचार, दो अलग अलग कर्नाटका के विचार, कि कांग्रेस पार्टी को अगर आप इलेक्ट करते हैं तो इस तरह की राजनीति होगी, भाजपा को इलेक्ट करेंगे तो NRC आएगा, UCC आएगा, मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा। सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि आखिर होने क्या जा रहा है कर्नाटक में। सीधे तौर पे जनता के सामने दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अब यहाँ नजर ये डाल लेते हैं कि जिस बात पे ये तूफान खड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम में अगले कुछ मिनटों में मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिर ये संस्था है कौन, बजरंग दल, और इसको बचाने की जो पूरी कोशिश है कि क्या बजरंग दल और बजरंग बली इन दोनों को साथ लाकर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपमान किया है बजरंग बली का, हनुमान का अपमान किया है, क्या ये बात सही नहीं है? इससे पहले कि मैं आऊँ को आपको इस संस्था के बारे में बताऊँ, उसकी कारनामों के बारे में बताऊँ कि पिछले 40 साल से ये संस्था जब से स्थापित हुई है, जब से मंदिर आंदोलन चल रहा था, इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं कर्नाटका में, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं भारत के दूसरे हिस्सों में। पवन खेड़ा को सुन लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये ISI से संबंधित लोग हैं, ISI सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हमने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। तो कर्नाटका में हम्पी नाम के शहर में ऐसी मान्यता है कि अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला पर हनुमान जी का जन्म हुआ, उनकी जन्म स्थान उनका ये माना जाता है। ये एक मान्यता रही है। 1984 में
बजरंग दल की स्थापना हुई थी। वही वक्त था राम मंदिर आंदोलन के समय का, जब बाबरी मस्जिद ढाए जाने से ठीक पहले 80 के दशक में जब ये पूरा उबाल आ रहा था, तब 1984 में ऐसा माना जाता है कि ये इस संस्था का गठन हुआ। विनय कटियार इसके संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं कि जो राम भक्त हैं उनकी रक्षा करेंगे। ये बजरंग दल के जो लोग हैं, इनका जो बताया जाता है, जो मोटो है, जो उद्देश्य है उनका, वो है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। ये 3 अलग अलग तरीके से इनका लोगो भी आप देखें तो सेवा, सुरक्षा और संस्कार की बात करते हैं। कितनी इन्होंने सेवा की, कितनी सुरक्षा, कितना संस्कार है इनके अंदर, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दावा ये है कि 27 लाख से ज़्यादा इनके सदस्य हैं और 2500 से ज़्यादा बजरंग दल अपने खुद के अखाड़े चलाता है। कोई पूछे इनसे कि भारत के संविधान कानून में इनका कोई विश्वास है या नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा कार्यक्रम में कि क्या ये संस्था विश्वास करती है भारत के संविधान में, क्या भारत के कानून में इसका कोई विश्वास है या नहीं। तो बाबरी मस्जिद जो तोड़ने वाले जो आरोपी थे उसमें बजरंग दल के लोग भी शामिल रहे इन आरोपियों में, और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बैन की बात हो रही है। 1992 में इस संस्था को नरसिम्हा राव की सरकार ने बैन कर दिया था। यह अलग बात है, कुछ दिनों बाद वो बैन हटाया भी गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है अप्रत्याशित जो पहले नहीं हुई है, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। अब आप ये देखिए, हाल ही में आपको मालूम होगा कर्नाटका में जो पूरा हिजाब का विवाद रहा, जहाँ लड़कियों के बाकायदा स्कार्फ नीचे खींचे गए, नोचे गए, और किस तरीके से एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज जाने वाली। इसके अलावा वहाँ टीचर्स और पूरे तरीके से जो ये उबाल लाने की कोशिश हुई, ये सब हमने देखा। इसमें काफ़ी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए पाए गए जिन्होंने हेट स्पीचेस में हिस्सा लिया, तमाम नफरत भरी बातें भी उन्होंने की। तो अब मैं आपको ये आंकड़ा बता रही हूँ जिससे ये पता चलेगा आपको कि किस तरीके से कितनी शांतिप्रिय ये संस्था है जिसको प्रधानमंत्री बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। पहले कर्नाटक का जिक्र लेते हैं। यहाँ ये आंकड़ा बताता है कि 1 अप्रैल 2022 को अगर हम देखें, 5 बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको अरेस्ट किया गया शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के। उन्होंने एक मुस्लिम जो ट्रेडर था, कारोबारी था, हलाल मीट बेचने के आरोप में उसको परेशान किया, उसके ऊपर हमला किया और तमाम जगह जो है बॉयकॉट हलाल मीट प्रोडक्ट्स, हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पे कैंपेन चलाया विश्व हिंदू परिषद ने, और बजरंग दल ने इसको आगे बढ़ाया। जनवरी 18 की बात है 2022 की, 20 साल के एक मुस्लिम युवा को कर्नाटका के गडग डिस्ट्रिक्ट में उसको इस तरह से चाकू घोंपे गए उसके कि उसकी मौत हो गई। उसके अलावा उसके पूरे जो दोस्त थे उनको भी सताया गया यहाँ पर बजरंग दल के जरिए। 1 अप्रैल 2021 की ये घटना है। बजरंग दल के लोगों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया। वो बेंगलुरु से एक प्राइवेट बस में सफ़र कर रहा था एक अपनी हिंदू दोस्त के साथ। ये पंप वेल की घटना है ये, और इसके अलावा ये पंप वेल के पास ये ऐसा हुआ। और बेंगलुरु सिटी में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया बजरंग दल के, और 2 अप्रैल को उनको बुक किया गया। राइटिंग, प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़, असॉल्ट एंड अटेम्प्टिंग टू मर्डर। अब आ जाते हैं और देखते हैं कि ईसाइयों पर किस तरह से हमला किया गया। 2% के आसपास कर्नाटका में ईसाई हैं, 10 लाख से ज़्यादा उनकी आबादी है, और अक्सर ये देखा जाता है, कहा यह जाता है, जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए चर्च की गतिविधियां वहाँ बढ़ रही हैं, वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बजरंग दल उस धर्म परिवर्तन को रोकने का काम कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गिरजाघर हैं, जो चर्च हैं, उन पर हमले की घटनाएँ होती रहती हैं। 28 नवंबर 2021 में बजरंग दल के जो ये एक्टिविस्ट, फिर से मैं कहूँगी जो कार्यकर्ता हैं, आप इन्हें गुंडे भी कह सकते हैं, इन्होंने एक प्रेयर हो रही थी जीसस प्रेयर हॉल में बेलूर टाउन में, वहाँ पर लोगों पर हमला किया, डिस्टर्ब किया, उस प्रेयर को उन्होंने रोका और ये कहा कि यहाँ पर आरोप ये लगाया कि यहाँ पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसलिए बजरंग दल के लोग यहाँ पर उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए मार्च 19 2013 की घटना है। 7 लोगों को ज़ख्मी हुए, 7 लोग, और इनको सताया, परेशान किया, इनके ऊपर हमला किया बजरंग दल के लोगों ने। इसके अलावा ये क्रिश्चियन प्रेयर चल रही थी यहाँ पर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट की घटना है, फिर से वही बात, कन्वर्जन का आरोप लगाया और यहाँ पर लोगों पे हमला किया गया। लेकिन इसके अलावा जो ख़ास बात है वो ये कि मैं इससे पहले ये आऊँ कि किस तरह से ये अपने आप को एक नैतिक संस्था भी कहती है। जो मैंने आपको बताया कि इनका जो पूरा मोटो है सेवा, सुरक्षा और संस्कार वाला, ये कितनी संस्कारी संस्था है कि कानून अपने हाथ में लेकर मॉरल पुलिसिंग करती है।
2008 की मैं आपको घटना बताना चाहूँगी, जब सिलसिलेवार तरीके से चर्चों पर हमले हो रहे थे। तब मैं कहूँगी कि जिस एक्शन का जिक्र अभी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हो रहा है, निर्णायक रूप से ये बात सामने आई कि किस तरीके से इसके बैन को लेकर तमाम तरह की सरकारी संस्थाओं ने ये आवाज़ उठाई। तो 2018 में 8 में सीरीज ऑफ अटैक्स हो रहे थे चर्चों पर, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस पर, खासकर कोस्टल कर्नाटका में। सितंबर 2008 की बात है। इसके बाद बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी सरकार ने ही, बीएस येदियुरप्पा ने, ये भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ, बीएस येदियुरप्पा ने ही ये किया कि उन्होंने एक जस्टिस BK सोमशेखरा की कमीशन रिपोर्ट उन्होंने बताई कि इन्वेस्टिगेट किया जाए इसको। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने पेश की जज साहब ने, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये रखी सितंबर 2009 में, और कमीशन ने ये पाया कि ये शामिल हैं, ये लोग जो राइट विंग संस्थाएं, बजरंग दल जैसे लोग हैं, वो बाकायदा शामिल हैं इस तरह के हमलों में, चर्चों पर जो हमले हुए हैं। खुद बजरंग दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लेम किया कि हाँ, हम जिम्मेदारी लेते हैं, खासकर मैंगलोर रीजन में जिस तरह से तोड़फोड़ की उन्होंने वहाँ पर चर्चों में। तो आप ये साफ से सोचिए कि किस तरीके से 2008 की ये घटना है। 2008 में ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने बजरंग दल के बारे में क्या कहा। तो सितंबर में ये रिपोर्ट आई, जो येदियुरप्पा की खुद बीजेपी सरकार ने ये कमीशन बिठाया था, और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ था उसने क्या कहा बजरंग दल पर के बारे में। उन्होंने कहा कि काफ़ी हम गंभीर इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चर्चों पर हमले हुए हैं वो इसमें बजरंग दल शामिल है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने सजेस्ट ये किया, बाकायदा अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये कहा कि इस तरह की संस्था को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदार हैं जिस तरह से कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द टूट रहा है राज्य में, उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, वो ये कह रहा है। 2008 की ये घटना है। तो मैं कहूँगी 2008 एक तरह से वो वक्त था जबकि ख़ास तौर से बजरंग दल को लेकर एक राय बन रही थी देश में कि इनको फिर से बैन किया जाना चाहिए। कर्नाटक में ही ये एक और मैं आंकड़ा पढ़ रही थी कि हाल ही में देखा गया है कि हेट स्पीच के मामलों में, जो मैं आपको हिजाब का जिक्र कर रही थी या हलाल मीट को लेकर जो तमाम तरह का पूरा फसाद वहाँ पे खड़ा हुआ है, हेट स्पीच में 4 गुना वृद्धि हुई है। और जो गौरक्षक हैं वो किस तरह से अपनी एक तरह से मॉरल पुलिसिंग करते हैं, यानी लोगों को बताते हैं कि उनको नैतिक तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये 5 अप्रैल की घटना है, ठीक 1 महीना भी अभी गुजरा नहीं है। 5 अप्रैल इसी साल की बात बता रही हूँ। एक मुस्लिम युवा को उसके बाद अटैक किया गया, उसकी पिटाई की गई एक पूरे गैंग के ज़रिए, चूँकि वो अपनी एक हिंदू दोस्त से बातचीत कर रहा था, एक बस में वो सफ़र कर रहा था। दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये जिक्र है। 17 मार्च की ये घटना है। बजरंग दल के लोगों ने, एक लेडीज़ नाइट आउट पार्टी हो रही थी, उसके अंदर वो गए, वहाँ पर होटल के अंदर, कर्नाटका के शिवमोगा की घटना है, और उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लेडीज़ नाइट आउट जिस तरह की पार्टियां हैं वो उनके संस्कारों के ख़िलाफ़ हैं, कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा वहाँ गैर कानूनी घटनाएं भी हो रही हैं होटल के अंदर। औरतों को, कुछ महिलाएं अपनी पार्टी कर रही थी, उस पार्टी को भी इन्होंने जाके डिस्टर्ब किया। नवंबर के महीने में 2022 में एक इन्हीं ग्रुप ऑफ मैन, उनको असॉल्ट किया गया। ग्रुप ऑफ मैन ने असॉल्ट किया, यानी कि उन्होंने पिटाई की, हमला किया, एक मुस्लिम पुरुष पर हमला किया जो कि अपनी एक हिंदू साथी के साथ बेंगलुरु में जा रहा था। और पुलिस का ये कहना है कि बजरंग दल के लोग इस मुस्लिम युवा पर हमले के लिए आरोपी पाए गए। ये खुद पुलिस का ये कहना है। और हालांकि संस्था ने इनकार कर दिया कि इसमें वो शामिल नहीं है। ये भी एक बात आपको बताऊंगी मैं आगे, खास करके किस तरीके से जो भगवा संगठन है ये पहले किस तरह से अपने जो सदस्य हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। जब वो इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जब उसमें शामिल पाए जाते हैं तो बहुत साफ तरीके से अपना दामन बचा लेते हैं कि हमारा ये सदस्य है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से, ये तो आपने कर्नाटका में देखा, अब ये देखिए आपके राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। और मैं बहुत पहले नहीं जाऊँगी, मैं आपको जब मंदिर आंदोलन था वो घटनाएं, उस सब में जाऊँगी तो शायद शाम हो जाएगी मुझे बताते हुए कि क्या क्या कारनामे हैं। आप सिर्फ पिछले कुछ महीने की घटनाएं देख लीजिए। तो बजरंग दल के कन्वीनर को मास्टरमाइंड बताया है बिहार की पुलिस ने। जो बिहार में जो भी हाल ही में मार्च के आखिर में जो हिंसा हुई है, रामनवमी की हिंसा, उसमें जो मास्टरमाइंड है बिहार पुलिस ये कहती है कि वो कन्वीनर है बजरंग दल का। और एज़ यूजुअल हस्ब आदत
कि मना कर दिया उन्होंने बजरंग दल वालों ने कि हम इसमें हमारा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो कम्युनल वायलेंस जो हुआ था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जिस पर पूरे तरीके से रिपोर्टिंग हुई, आपने देखा द वायर पर भी आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। इस पर मैं ये पढ़ी थी कि किस तरीके से बिहार पुलिस ने ये बताया कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये कुंदन कुमार नाम का व्यक्ति है जो मास्टरमाइंड है उस पूरे कम्युनल वायलेंस का। इसको गिरफ्तार भी किया है बिहार पुलिस ने। 13 लोग इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें 2 पुलिस वाले भी थे। और ये हिंदू और मुसलमानों के बीच ये पूरा सांप्रदायिक तनाव हुआ रामनवमी के दौरान। रामनवमी का जो प्रोसेशन जा रहा था, जुलूस जा रहा था, उसकी ये घटना है। तो 8 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी भी हो गई कुंदन कुमार की, और इन्होंने सरेंडर भी कर दिया। तो पुलिस का आरोप यह है कि इस व्यक्ति ने बड़ी तादाद में लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया और जाहिर है भीड़ फिर जो है बेकाबू हो गई और इस तरह से ये घटनाक्रम पेश आया। अभी अतीक और अशरफ दोनों भाइयों जो गैंगस्टर्स थे, उनकी जो हत्या हुई लाइव कैमरे पर, उसमें भी जो 3 लोग हैं उनमें एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वो बजरंग दल का व्यक्ति है, बजरंग दल का वो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है। बजरंग दल ने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जुनैद और नासिर का मामला देखिए राजस्थान का, जिसमें जिंदा जला दिया गया इन दोनों लड़कों को, इन दोनों व्यक्तियों को। इस मामले में भी जो रिंकू सैनी गिरफ्तार किया गया है वो भी बजरंग दल का ही है। राजस्थान पुलिस ने जो 2 लोगों को, इन लोगों को, रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है, 2 मुस्लिमों को अगवा करके जो कार में उनको जिंदा जलाया गया। ये घटना भी आपने द वायर पर इसका कवरेज देखा होगा। तो बजरंग दल के 5 लोगों के नाम इस घटनाक्रम में शामिल हैं। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से लगातार अलग अलग वक्त में देखा गया है। सिर्फ मैंने आपको ये हाल ही का घटनाक्रम बताया है जिसमें सीधे तौर पर इस पूरे इलेक्शन को, चूँकि अब ये जीत हार का पूरा मसला बन रहा है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि पोलराइज किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके इस पूरे मसले का। और ये तब की बात है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कर्नाटका में है। अगर आप आंकड़े यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 2004 से 2009 की जो लोकसभा है उसके बाद से एक भी कोई प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका से चुन के नहीं आया है। काफ़ी हद तक जो मुस्लिम जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी तादाद काफ़ी कम है। 13% के आसपास वहाँ मुस्लिम आबादी है और सिर्फ जो है 3% के आसपास वहाँ, यानी कि ये समझ लीजिए आपकी 7 लोग जो पिछली जो विधानसभा है, इसमें 16वीं विधानसभा, इसमें सिर्फ 7 लोग चुन के आए। 3% और आबादी है, अब मान लेते हैं 13%, तो 13% आबादी में सिर्फ 3% लोग चुन के आए। इसके अलावा अब आप ये देखिए कि 3 इसमें बेंगलुरु से ही एमएलए हैं और 2 बाकी अलग इलाकों से हैं, जिसमें हैदराबाद कर्नाटका भी एक इलाका है। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी, जेडीएस, तमाम सेक्युलर पार्टियों के सत्ता में रहने के बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन इतना लो है। अब जितनी भी ये पॉपुलेशन है 13%, उसको भी बाकी पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को ये बताया जाए कि कैसे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हमदर्द है और जो हिंदू समुदाय है उसके जो भगवान हैं उनको ताले में बंद करना चाहती है। और ख़ुद प्रधानमंत्री अपने चेहरे के साथ आते हैं और ये कहते हैं साफ तौर पर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा बीजेपी का अमला लगा हुआ है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए इस पूरे चुनाव का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।